हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहली अभिक्रिया थी विलोपन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। उसके बारे में हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। हेलो एल्केन के अगले जो रासायनिक गुण है उसमें है धातुओं के साथ क्रिया। हमारी किताब में हेलो एल्केन की सोडियम धातु के साथ क्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया, लिथियम धातु के साथ क्रिया और जिंक धातु के साथ क्रिया, यानी 4 धातुओं के साथ क्रिया बताई है हेलो एल्केन की। ये चारों धातुओं के साथ हेलो एल्केन अलग अलग प्रकार से क्रिया करती है। मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, यानी ये है सोडियम धातु के साथ क्रिया। ये सोडियम धातु के साथ क्रिया है, तो आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु के साथ हेलो एल्केन की क्रिया करवाते हैं, तो आप देखिए ये तो हेलो एल्केन, इसके 2 अणु लिए, ये सोडियम धातु है। इस प्रकार से NaCl बाहर निकल गया, तो -NaX, कितने अणु? 2 अणु, तो -2NaX, 2 अणु सोडियम हैलाइड के बाहर निकल गए। ये R और ये R आपस में मिल गया और ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन बन गया। अब साहब उच्चतर नाम क्यों दिया? आप देखिए इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या हेलो एल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु से अधिक है और दुगनी है, इसलिए उच्चतर हाइड्रोकार्बन हमने इसको नाम दिया है। एक अभिक्रिया और लिखता हूं मैं आपके सामने। CH3Cl क्लोरोमेथेन, कितने अणु लेने हैं? 2 अणु, तो CH3Cl, ये 2 अणु हो गए साहब। किसके साथ क्रिया करवा रहे हो? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आप देखिए क्या बाहर निकल गया? NaCl, तो 2NaCl तो बाहर निकल गया, और ये CH3 जिसमें कार्बन की एक संयुक्ता फ्री हो चुकी है, ये CH3 ये आपस में जुड़ जाएगी और ये बन गया एथेन। ये जो अभिक्रिया है हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया, यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब आप देखिए इस अभिक्रिया में जो हेलो एल्केन है उसके 2 अणु जो भाग ले रहे हैं उनमें एल्किल श्रृंखला समान है, CH3CH3। यदि आप मान लो कि 2 भिन्न भिन्न हेलो एल्केन का मिश्रण, तो RX और R' या R और R' भिन्न भिन्न है, तो 2 अलग अलग हेलो एल्केनों के मिश्रण की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाए, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाए, अभिक्रिया वही वुड्स अभिक्रिया होगी। NaX बाहर निकलेगा, परंतु आप देखिए आपको भिन्न भिन्न हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। ये R इस R' से जुड़ सकता है, तो एक तो ये प्राप्त हो गया। ये R उसी R से जुड़ सकता है, तो R और ये R' दूसरे R' से जुड़ सकता है, तो R', अर्थात
मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया है वो है हेलोएल्केन की मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। तो आप देखिए मैग्नीशियम के साथ क्रिया। अब यह अभिक्रिया सोडियम के साथ जो अभिक्रिया थी उसके दूसरे प्रकार से होगी। देखिए आप RX एल्किल हैलाइड इसकी क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। यह अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ क्या होगा, R और X के बीच बंध टूटेगा। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। एक बार मैग्नीशियम R से जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम की दूसरी संयोजकता X से जुड़ जाएगी। तो क्या बन गया RMgX। देखिए मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, इसकी संयोजकता 2 होती है, अर्थात ये 2 बंध बनाता है। तो आप देखिए एक बार तो R से जुड़ गया, एक बार X से जुड़ गया। इस प्रकार का अभिकर्मक RMgX, यह अभिकर्मक ग्रिग्नार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, जो रसायन विज्ञान में अति महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। इससे कई प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिए CH3I मेथिल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति, क्या बन गया CH3MgI। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। तो आप देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो अति महत्वपूर्ण अभिकर्मक ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। अगली जो अभिक्रिया है वो है एल्किल हैलाइड की लिथियम के साथ क्रिया। आप देखिए RX लिथियम, यह अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है। अब यहां एक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होता है, यानी जो एल्किल श्रृंखला है वो लिथियम से जुड़ जाती है और ये जो हैलोजन है ये भी लिथियम से जुड़कर अलग हो जाता है। तो ये जो हैलोजन है ये तो लिथियम से जुड़कर LiX बन गया और ये जो एल्किल श्रृंखला है ये लिथियम से जुड़ गई, ये इसका नाम हो गया एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम। अब साहब ये जो एल्किल लिथियम है इसमें लिथियम तो धातु है और यह धातु कार्बन के साथ बंध बना रही है, इसलिए यह यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और धातु के बीच बंध हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है। जैसे आप देखिए CH3Cl प्लस लिथियम किसकी उपस्थिति होगी साहब, ईथर की उपस्थिति होगी CH3Li। अब यहाँ जो धातु है लिथियम वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो इसका नाम हो गया मेथिल लिथियम और ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है और ये जो Cl है ये दूसरी लिथियम के साथ जुड़कर NiCl के रूप में बाहर निकल जाता है। प्यारे बच्चों, धातुओं के साथ जो क्रिया है उसमें अति महत्वपूर्ण थी, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी वुड्स अभिक्रिया, उसके बाद मैंने मैग्नीशियम के साथ क्रिया बताई थी जिसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक बना था, और थर्ड थी लिथियम के साथ क्रिया। अब एक और है
वो है जिंक के साथ क्रिया। तो आप देखिए जो अगली है वो है Zn के साथ क्रिया। तो देखिए CH3CH2Br ये हेलो एल्केन है, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। इसकी क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं। हेलो एल्केन की क्रिया हमने जिंक धातु के साथ कराई। अब जिंक, अब देखिए आप Br पे तो होता है -1 और जिंक का ऑक्सीजन अंक होता है +2, यानी जिंक का एक परमाणु ब्रोमीन के 2 परमाणुओं को अपने साथ लेके जाएगा। तो यहां इसके 2 अणु और जिंक के भी 2 अणु, वो जिंक के 2 परमाणु, यानी ब्रोमो एथेन की क्रिया हमने जिंक के साथ करवाई, हेलो एल्केन की क्रिया जिंक के साथ। अब जिंक का एक परमाणु इस ब्रोमीन को और दूसरे अणु की जो ब्रोमीन है उसको ले जाएगा, क्योंकि Zn के ऊपर +2 होता है और Br का होता है -1, तो बन गया ZnBr2। ये बन गया। अब जब यहां से Br गया है तो CH3CH2 कार्बन की एक संयुक्त फ्री है और दूसरे में से भी Br गया है, तो यहाँ भी एक संयुक्त फ्री है और एक जिंक बचा हुआ है। ये जिंक दोनों के साथ जुड़ जाता है, बन गया CH3 CH2 Zn CH2 CH3 एल्किल एल्किल डाई एल्किल जिंक या डाई एथिल जिंक, फ्रैगलेंट अभिकर्मक भी बोलते हैं। तो आप देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है। यह बनने वाला जो यौगिक है इसका नाम होगा डाई एथिल जिंक। ये फ्रैगलेंट अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ये 4 अभिक्रियाएं थी हेलो एल्केन की धातुओं के साथ क्रिया। देखिए अगली है एल्किल हैलाइड की लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया। तो आप देखिए C2H5Br एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, ये CH3CH2Br है, ब्रोमो एथेन। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु, तो भाई ये तो है लेड और ये सोडियम, तो Pb.Na ये मिश्र धातु है, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं और यह अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है। अब आप देखिए C2H5Br 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 और C2H5Br, इधर PbNa Na 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 और Na और लेड लेड और लेड, ये है। अब आप देखिए ये क्षारीय मृदा धातु, वो क्षार धातु, जो क्षार धातु होती है और क्षारीय मृदा धातु होती है, उनकी हैलोजन के प्रति बंधुता
अधिक होती है, यानी वो हैलोजन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये देखिए ये तो बन गया NaBr, तो 4NaBr। अब साहब जो लेड है, लेड की संयोजकता 2 भी होती है और 4 भी होती है। यह लेड 4 संयोजकता दर्शाएगा, अर्थात लेड 4C2O5 के साथ जुड़ सकता है। तो ये बन गया C2H5 Pb। लेड टेट्रा एथिल, लेड टेट्रा एथिल या टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा यानी 4, एथिल लेड, टेट्रा टी, एथिल ई और लेड एल। 4NaBr बाहर निकल गया और लेड धातु अवक्षेप के रूप में बैठ जाती है। तो आप देखिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब ईथर की उपस्थिति में लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं तो टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। अगली देखिए, हमने हेलो एल्केन की पहली अभिक्रिया तो पढ़ी थी, विलोपन अभिक्रिया। दूसरी हमने अभी पढ़ी है धातुओं के साथ क्रिया। हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनको हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहली थी विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन जो पढ़ लिया हमने। दूसरी कौन सी है? धातुओं के साथ क्रिया, जो अभी हमने पढ़ी है, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, लिथियम के साथ, जिंक के साथ और लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ। अब तीसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की क्रिया है, वो है अपचयन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों का अपचयन। तो आप देखिए RH एल्किल हैलाइड, ये हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन है। ये नवजात हाइड्रोजन किसी अपचयन कारक के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि LiAlH4, Na-C2H5OH। ये अपचयन कारक है, इसकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो आप देखिए यहां से बंध टूटेगा, R यानी कार्बन है, ये कार्बन से तो जुड़ा है X, तो यह कार्बन की एक संयोजकता फ्री हुई, उससे कौन जुड़ गया? H, RH। और जो दूसरा ये जो हैलोजन है ये बाहर निकलेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा HX, यानी ये किसका निर्माण हो गया? हाइड्रोकार्बन का, यानी एल्केन का निर्माण हो गया। अब आप देखिए इस अभिक्रिया में हैलोजन का निष्कासन हो रहा है, हैलोजन का निष्कासन हो रहा है। तो हैलोजन 11वीं क्लास में आपको बताया है, हैलोजन विद्युत ऋणी तत्व है। तो इस अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व का तो निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन का योग होता है, वो अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। अर्थात यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड का अपचयन है और इसमें हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में पहली विलोपन हो गई, दूसरी धातुओं के साथ क्रिया हो गई और तीसरी है साहब अपचयन, वो भी हो गई।
सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। RX ये हेलो एल्केन है, और यह कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, इसके ऊपर माइनस है, तो जिस अभिकर्मक के ऊपर ऋणावेश होता है वो पॉजिटिव यानी नाभिक की ओर आकर्षित होता है। तो ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये नाभिक मतलब पॉजिटिव सिरा, पॉजिटिव भाग की ओर आकर्षित रहेगा। इसके ऊपर माइनस है, तो ये पॉजिटिव या धनात्मक जो भाग होगा वहां आकर्षित रहेगा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक 11th क्लास में आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब आप देखिए R और X यानी ये जो बंध है, ये मैंने आपको समझाया था, कार्बन और हेलोजन के बीच बंध है, ClBrI जो भी होगा। यहां हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो जब हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होगी तो बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर चले जाते हैं, जिससे हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है, अर्थात ये बंध ध्रुवीय होता है। तो आप देखिए इस पे तो है आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश। अब क्या होगा, ये जो नाभिक स्नेही है यहां से बंध टूटेगा और ये नाभिक स्नेही ये ऋणावेशित है, ये किसकी ओर आकर्षित होगा, R+ की ओर। तो R के साथ ये जुड़ जाएगा RNU, क्या बन गया, उत्पाद, और बाहर क्या निकल गया, X-। तो आप देखिए इस अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही का, भाई X के ऊपर माइनस है, ये जो X- है तो बाहर निकला है, इसे अवशिष्ट समूह कहते हैं। तो यहां जो Nu- है नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, इसने हेलो एल्केन में से नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया, क्योंकि ये भी तो नाभिक स्नेही है। अर्थात बोर्ड पर जो अभिक्रिया लिखी है उस अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बनने वाला पदार्थ उत्पाद है और बाहर निकलने वाला जो नाभिक स्नेही है यानी हेलोजन समूह जो है वो होता है अवशिष्ट समूह। अब हेलो एल्केनों में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। हेलो एल्केनों में जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। पहली है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। SN1 लिखने का तरीका देख लो, S बड़ा है, N उसके नीचे लिखा हुआ है, एक S के बगल में है, SN1। और जो दूसरा प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वो है द्वि अणु नाभिक
स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। ये दो प्रकार हैं हेलो एल्केनों में। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो या तो SN1 के अनुसार होगी या SN2 के अनुसार होगी। ये आप समझिए कि ये मंजिल है और यहां कोई बच्चा खड़ा हुआ है। अब दो रास्ते हैं मंजिल पर पहुंचने के, या तो इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ। तो इसी प्रकार हेलो एल्केन को इस उत्पाद में बदलने के लिए, तो उत्पाद ये मंजिल है और ये हेलो एल्केन है। कितने रास्ते हैं? दो। या तो इस रास्ते से अभिक्रिया चलेगी या इस रास्ते से अभिक्रिया चलेगी। एक रास्ते को नाम क्या दे दिया हमने? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरे को नाम क्या दिया है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया चाहे किसी भी रास्ते से चले, उत्पाद वही बनेगा और अभिक्रिया वही होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को एक एक हम इसका वर्णन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।